अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दिल के मसलों के हवाले से, जिसमें सबसे पहले आता है हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा। तो आज हम जानेंगे कि दिल का दौरा क्या होता है, किन अफराद को हो सकता है और इसके साथ रमज़ान शरीफ कैसे गुजारा जाए। तो इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद वासिक, जो कि कार्डियोलॉजी रेजिडेंट हैं, LNH हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है अल्लाह का आपके? शुक्र ठीक है। डॉक्टर वासिक, जैसे कि कार्डियोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें सबसे ऊपर जो आता है ये हार्ट अटैक का टॉपिक आता है और अक्सर लोग इस पे बड़ा सवाल करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। हार्ट अटैक क्या होता है? अक्सर लोगों को कभी गैस्ट्रिक पेन भी होता है, उसको हार्ट अटैक समझ लेते हैं। तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए कि ये क्या होता है। अच्छा देखें, डॉक्टर इकरा आपने एक अच्छा मौजू पे रोशनी डाली है। हार्ट अटैक बहुत कॉमन चीज़ है, खासतौर से पाकिस्तान में। जी। अगर हार्ट अटैक का हम थोड़ा सा एक देखें कि आदाद शुमार क्या है, तो इस वक्त जो है तकरीबन जो है पाकिस्तान के अंदर ही तकरीबन 16% जो है हार्ट अटैक के हमारे पास मरीज एग्जिस्ट करते हैं, और ये ओवरऑल है। अगर हम 40 साल की उम्र के बाद इसका तनासुब देखते हैं तो ये 30% हो जाता है, यानी आप ये समझ लें कि हर 3 में से एक आदमी को हो जाता है। और ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो 5 में से तकरीबन लगभग एक आदमी को हो जाता है। और अगर हम इसकी अमवात का ताल्लुक देखें तो इसकी अमवात तकरीबन 17.4% है, यानी हर 5 में से एक आदमी जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल के मसले मसाइल से मर रहा है। और मोस्ट स्पेसिफिक अगर मैं बात कर रहा हूँ तो तकरीबन आप ये समझिए कि हर 5 में से एक आदमी जो है हार्ट अटैक की वजह से ही मर रहा है। अब हार्ट अटैक है क्या? हमारे यहाँ एक बहुत जो है ना, ये चीज़ बहुत निगलेक्टेड है और हम लोग बहुत सारा वक्त अपना घर पे ही ज़ाया कर देते हैं। अक्सर औकात मरीजों को इसके सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के अंदर, सीने में दर्द, सीने में दबाव, इस तरह की चीज़ जब होती है मरीज को घर के ऊपर, तो वो सबसे पहले तो ये है कि वो कहता है कि पट्टों का दर्द होगा या ये गैस्ट्रिक होगा, तो अपने 8-10 घंटे तो वो घर पे ही ज़ाया कर देता है। इसी वजह से यही वजह है कि ये अमवात का रेशो भी इसमें फिर ज़्यादा होता चला गया है और ये बहुत निगलेक्टेड है, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी कम है। तो हार्ट अटैक बेसिकली यही है कि सीने पे दबाव होता है, दिल का दर्द होता है और एक तरीके से दिल को जो है ब्लड की जो सर्कुलेशन है, यानी ब्लड का जो दबाव है, ब्लड का जो तनाव होता है, वो हार्ट की तरफ वो खत्म हो जाता है, या वो रुक जाता है या वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, काफ़ी डिटेल में आपने बताया। उम्मीद है नाज़रीन को अच्छा समझ आ गया होगा। अच्छा, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि वो कौन से लोग हैं जो रिस्क पे हैं या किन लोगों में ये अलामतें आ सकती हैं? देखिए, इस तरह के मरीज जिनको एक तो खराब शुगर रहती है, डायबिटीज के मरीज टॉप ऑफ द लाइन सबसे ऊपर यही मरीज होते हैं, जिनकी खराब शुगर रहती है, जो शुगर की केयर नहीं करते, रैंडम शुगर, फास्टिंग शुगर हमेशा खराब, HbA1c उनका खराब होता है, इस तरह के मरीज। ऐसे मरीज जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी हर वजन का ज्यादा होना, एक्सरसाइज की कमी होना, चहलकदमी कम होना, इस तरह के मरीज। स्मोकर्स जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर इसका तनासुब बहुत ज्यादा हमने देखा है। अच्छा, दूसरा उसके अलावा जेनेटिक्स वाले मरीज भी होते हैं, जिनके आबा अजदाद से उनको ये बीमारी तोहफे में मिली होती है। तो इस तरह के जो मरीज होते हैं हमारे पास, ये बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं इनसे हार्ट अटैक के हवाले से। एक कॉमन सवाल लोगों के जहन में आता है कि अक्सर देखने में आया है कि गैस्ट्रिक पेन जो होता है, अक्सर लोग उसको कंफ्यूज करते हैं कार्डियक पेन के साथ, या कार्डियक पेन होता है उसको अक्सर लोग गैस्ट्रिक पेन के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, क्योंकि मोर और लेस सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। तो पेट के मसलों के लिए लोग भाग रहे होते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, या कोई लेमनेड बना के पीना स्टार्ट कर देना और वो सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल के शायद गैस और ये ठीक हो जाएगी। तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें कि कार्डियक पेन है या गैस्ट्रिक पेन? अच्छा देखें, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और काफी लोगों का ये क्वेरी है, काफी लोगों के मतलब इसके निगलेक्टेड होने की वजह से ही वो हार्ट अटैक की वजह से डेथ और ये सब चीजें हो रही हैं। अब देखिए, इसमें बात सारी इतनी है कि एक तो उम्र का एक वो है कि अगर 40 साल से उम्र आपकी ज्यादा है और इस तरह जैसे आपके वालिद साहब को या आपकी जो है मदर है यानी वालिदा है, उनको अगर हुआ है, उनके अगर कोई हिस्ट्री है, या आप पेशेंट खुद डायबिटिक है या स्मोकर है, तो उनके अंदर वैसे ऑलरेडी रिस्क तो ज्यादा ही होता है। तो एक चीज ये है कि अगर जैसे किसी को सीने का दर्द हो रहा है मिसाल के तौर पे, और वो कहता है कि मेरा दर्द जो है हाथ हिलाने से बढ़ जाता है, मैं झुकता हूँ मेरा दर्द बढ़ जाता है, मैं खांसता हूँ मेरा दर्द बढ़ जाता है, तो ये दिल का दर्द नहीं है। दिल का दर्द मुस्तकिल होता है, अगर होता है उसकी इस तरीके की एसोसिएशन नहीं होती कि वो खांसने से बढ़ रहा है या उसकी खाना खाने से बढ़ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को खाना खाने के बाद हो रहा होता है कि वो उन्होंने खाना खाया, उससे बाद दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, तो ये भी दिल का दर्द नहीं है। या चुभन हो रही है सीने में, वो कह रहे हैं कि हमें चुभन हो रही है, ये भी दिल का दर्द नहीं है। दिल का दर्द भारीपन महसूस होता है, सांस के अंदर पसीने आना, ये दर्द का उल्टे हाथ की तरफ जाना, ये दर्द का जबड़े की तरफ आना, ये बहुत क्लासिकल इसके सिम्टम्स हैं। सीने के दर्द के, हार्ट अटैक के सिम्टम ये बहुत क्लासिकल हैं। तो अगर किसी को ये चीजें महसूस हो रही हैं और इसका वो ये बात देख रहा है कि हाथ हिलाने से मेरे दर्द का कोई ताल्लुक नहीं हो रहा, मेरे खांसने से दर्द का ताल्लुक नहीं हो रहा, और मेरा दर्द जो है उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है, मेरा दर्द जबड़े की तरफ आ रहा है, तो ये सीने का दर्द दिल का ही है, यानी दिल के अटैक का दर्द है। और दूसरी एक चीज ये कि जो डायबिटीज होते हैं, खासतौर से डायबिटिक मरीज में दर्द आपको ऐसा क्लासिकल नहीं उसको वो नहीं हो रहा होता महसूस। कुछ लोगों को तो हो ही नहीं रहा होता डायबिटिक के,
अच्छा, एक चीज और ये बात समझने की है कि जरूरी नहीं है कि ये दर्द के साथ कोई और एसोसिएशन ना हो। अच्छा। इस दर्द के साथ वॉमिटिंग्स भी एक एसोसिएशन है, ये दिल के दर्द की। अक्सर हमारे पास एक ऐसे खास तौर से एमआई, उसको हम इंफीरियर वॉल एमआई कहते हैं, यानी ये दिल का, ये भी एक दिल का एक अटैक होता है और ये खास किस्म का होता है जिसमें दिल की दर्द के साथ साथ उसको उल्टियां भी महसूस हो रही होती हैं। तो अगर किसी को उल्टी हो रही है और साथ में दर्द इस तरीके का हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया, तो ये भी एक हार्ट अटैक की निशानी है। तो 40 साल की उम्र के बाद अगर इस तरीके की आपको चीजें महसूस हो रही हैं तो आप गैस का दर्द या कोई और पट्टों का दर्द बाद में सोचें, पहले आप दिल के अटैक को कंसिडर करें। अच्छा। अलबत्ता यंग एज के अंदर कोई मिसाल के तौर पर 18 साल की उम्र के लड़के भी हमारे पास आते हैं, 20 साल के, आजकल आपको पता है स्ट्रेस बहुत ज्यादा कॉमन है और यंग एज के अंदर स्मोकिंग बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा, 20 साल के, 22 साल के, 18 साल, इस तरह की एज ग्रुप्स भी हमारे पास आते हैं कि वो अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सीने में चुभन महसूस हो रही है। उसके अंदर हमें मेजॉरिटी हमने केसेस में देखा है उनको दिल का अटैक नहीं निकलता है। लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये नहीं कि उनको हो नहीं सकता है, क्योंकि आजकल स्मोकिंग बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल वो हो सकता है, लेकिन उनके अंदर शरह कम है एज कम्पेयर टू वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है। अच्छा अच्छा, आपने काफ़ी डिटेल में बताया। एक जो जनरल कॉमन लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि जैसे किसी की हॉस्पिटल जो है वो रीच में विद इन मिनट्स नहीं है, कोई दूर रहते हैं हॉस्पिटल से, तो अगर किसी को ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि महसूस हो रहा है कि हार्ट अटैक है या दिल की तकलीफ है, तो घर में रहते हुए या अगर आपने किसी को देखा है कि किसी के साथ ये मसला हो रहा है या उसको दिल की तकलीफ हो रही है, तो घर में या करीब में कोई चीज़ आपके पास मौजूद हो तो ऐसी क्या रेमेडी कर सकते हैं बिफोर रशिंग टुवर्ड्स हॉस्पिटल, कि हम कुछ ऐसी चीज़ कर लें कि बंदा वहां तक हॉस्पिटल तक पहुंचते हुए सेव हो जाए? अच्छा देखिए, इसमें हमारे पास अमूमन जो हमारे पास घरों में मशहूर है चीजें, वो यही है कि ज़बान के नीचे गोली रख लो। हमने तो यही सुना है और अब अक्सर करते हुए भी यही देखा है कि ब्लड प्रेशर शूट हुआ तो एक दवाई आती है तो वो ज़बान के नीचे रख लो, और जी सीने में दर्द है तो उसकी एक दवाई आती है, वो ज़बान के नीचे रख लो और ये दर्द सही हो गया। अच्छा देखें, इसका जो है ना लाइफ सेविंग कोई फायदा नहीं है, मतलब ये आपकी जिंदगी बचाने के लिए काम की नहीं है, ये आपका दर्द बेहतर कर सकती है मगर ये आपका जो है जिंदगी बचाने के लिए काम की नहीं है। अच्छा, अब वो क्या चीज है जिससे जिंदगी बचाई जा सकती है? अगर किसी को घर पे दर्द हो रहा है, घर पे अगर किसी को सिम्टम हो रहे हैं या कोई ऐसी चीज हो रही है, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले डिस्प्रिन के नाम की दवाई आती है जो खून पतला करने की होती है, एस्पिरिन होती है, एस्कार्ड के नाम से भी आती है और मुख्तलिफ नामों से आती है। आप ये गोली उसको चबा के खिला दें। चबा के खिलाने से ये होता है, और अच्छा ये कि आप उसको 300 mg की खिला दें। डिस्प्रिन तो वैसे ही 300 mg मिल जाती है आपको, और जो दूसरी एस्कार्ड या दूसरी 75 mg की आती है, तो वो 4 गोलियां आप उसको खिलवा दें, यानी 300 mg की दवाई चबा के खिलवा दें। अच्छा, चबा के खिलाने से फायदा क्या होता है कि उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है, यानी जो उसका हजम है दवाई का खून में जाने की जो उसकी तेजी है, वो मुंह से ही शुरू हो जाती है। अगर आप पिला के खिलाएंगे तो पहले मैदे में जाएगी, फिर हजम होने में टाइम लेगी, इतने में ये कि आपका सारा वक्त जाया हो जाएगा। तो आप उसको चबा के खिलवा दें, और अगला स्टेप ये करें कि एज सून एज पॉसिबल फौरन किसी भी करीबी अस्पताल में आप फौरन आ जाएं। अगर आप विद इन 90 मिनट्स आ जाते हैं और आपका फौरी तौर के ऊपर 90 मिनट्स के अंदर अंदर ही एंजियोग्राफी का प्रोसीजर शुरू हो जाता है, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। अच्छा, काफ़ी अच्छा आपने बताया। उम्मीद है लोगों ने काफ़ी नॉलेज गेन की होगी। अच्छा, एक कॉमन टर्म भी देखने में आती है, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि अगर दिल का मसला हो, हार्ट अटैक हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो क्या इसका धड़कन से भी ताल्लुक कोई होता है? धड़कन भी खराब होने के चांस होते हैं? देखिए, दिल के अटैक के साथ धड़कन खराब होने के बहुत चांसेस होते हैं, और ये एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन ही मानी जाती है कि हार्ट अटैक के बाद ये कॉम्प्लिकेशन हो गई है कि जैसे दिल की धड़कन खराब हुई है। मगर बहरहाल अगर आप वक्त के ऊपर आते हैं तो इससे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से भी बचाया जा सकता है और उसको हार्ट अटैक भी उसका रिवर्ट किया जा सकता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, थोड़ी-सी मैनेजमेंट पे बात कर लेते हैं कि अगर अब ये सारे सिम्पटम्स आ गए और कोई शख्स जो है वो विद इन टाइम हॉस्पिटल पहुंच गया है, तो अब अगला स्टेप क्या होगा? किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? देखिए, अगला स्टेप हमारे पास ये होता है कि एक टाइम फ्रेम है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास, अच्छा एक चीज तो पहले ये भी समझने की है कि हार्ट अटैक भी कितनी तरह के है ना। एक तो ये कि सीने में दर्द हर हार्ट अटैक में हो रहा है। एक ये हार्ट अटैक है कि आप पेशेंट हमारे पास आया और उसके ईसीजी के अंदर तब्दीलियां वाज़ेह तौर पे आ गई हैं। तो ये वो हार्ट अटैक है कि जिसको हमने 90 मिनट्स के अंदर अंदर डील करना है। इसके रिजल्ट्स 90 मिनट्स के अंदर डील करने में ही सबसे अच्छे मिलेंगे आपको। तो ऐसे पेशेंट जो जिनके ईसीजी में फौरी तौर पे तब्दीली आ जाती है, जिसको हम एसटी एलिवेशंस कहते हैं, अगर ये हमें मिल जाती है तो फौरी तौर के ऊपर हम विद इन 90 मिनट्स उनका एंजियोग्राफी का प्रोसीजर शुरू करके उसको एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। तो उस अच्छा, अब इनिशियल क्या है, जब जैसी पेशेंट हम इमरजेंसी में लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वही खून पतला करने की दवाइयां देते हैं, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया। उसमें और मजीद हम ज़ाहिर अस्पताल का इलाज है तो और मजीद ज्यादा होता है, लेकिन एटलीस्ट घर के ऊपर आप वो कर आए तो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा। फिर हम ये करते हैं कि उसको फौरी एंजियोग्राफी में लेके जाते हैं और वहाँ पे फिर उसके एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर किया जाता है। कुछ ऐसे हार्ट अटैक होते हैं जिनमें ईसीजी के अंदर ये एसटी एलिवेशंस नहीं मिल रही होती है, हमें दूसरी तब्दीलियां मिल रही होती हैं, तो उनके अंदर फिर हम क्या करते हैं कि हम इंतजार करते हैं, उनके दिल के टेस्ट करवाते हैं, जिनको ट्रोपोनिन आई का टेस्ट कहते हैं। फिर हम वो टेस्ट करवाते हैं।
वो अगर मुस्बत आ जाते हैं तो फिर हम उसके बाद जब वो मुस्बत आ जाते हैं उसके बाद इलाज करके फिर हम उनको एंजियोग्राफी की तरफ लेके जाते हैं। बहरहाल उस वाले हार्ट अटैक के अंदर हम वेट करके जाते हैं और इस वाले में हमें 90 मिनट के कट ऑफ के मार्जिन से करना होता है काम। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे रमज़ान शरीफ का महीना है, तो अगर किसी शख्स को रिसेंटली हार्ट अटैक आया है या एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई है, स्टेंट्स डले हैं, तो वो लोग रमज़ान शरीफ में क्या ऐसी एहतियातें करें और क्या वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या वो क्या ऐसी चीज़ें करें कि उनका रमज़ान शरीफ में वो इबादत भी कर सकें और रोज़ा भी रख सकें और अपनी दवाइयाँ भी उनकी डिस्टर्ब ना हो? देखिए, अगर किसी हार्ट अटैक के मरीज का स्टेंट डल चुका है और अब वो स्टेबल कंडीशन में घर आ गया, उसकी वहाँ से डिस्चार्ज हो गया प्रॉपर, तो वो अपने नॉर्मल रूटीन के सारे काम कर सकता है। अच्छा। अगर वो रोज़ा रखना चाहता है तो वो भी रोज़ा रख सकता है। देखिए, रोज़े फ़र्ज़ हैं, मगर रोज़ों के अंदर अफ्तारी जो है, अफ्तारी में पकौड़े हम पे फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है? तो हमने वो अपने पे फ़र्ज़ कर लिए हैं, गलत समझते हुए कि शायद रमज़ान का मतलब ही कुछ ये हो गया है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल एहतियात के साथ, एहतियाती तदाबीर लेते हुए वो बिल्कुल रोज़ा भी रख सकता है, अपना अफ्तार भी प्रॉपर कर सकता है और अपनी डेली लाइफ़ नॉर्मल कर सकता है। अच्छा। अब एहतियात इसमें करनी क्या है? इसमें देखिए सबसे पहले तो ये कि वॉक, जो कि रमज़ान में बहुत ही नेग्लेक्टेड चीज़ हो जाती है, हम बिल्कुल वॉक तो छोड़ ही देते हैं। जी। यहाँ अफ्तार किया और वहाँ हमने बिस्तर पकड़ा और हम 2 घंटे के लिए आराम से सो गए। इसी तरह पूरा रोज़ा है, रोज़ा रख के सुबह बस उठे, नमाज़ें पढ़ी और उसके बाद फिर सो गए, तो पूरा दिन हमारा कुछ वो एक्टिविटीज़ में नहीं है। एक्टिविटी नहीं है। अफ्तार के बाद आप बिल्कुल वॉक करें, 1 घंटा, डेढ़ घंटा जब आपका अफ्तारी हज़म हो जाए तो उसके बाद फिर आप जाएँ और वॉक करें, तकरीबन 40 मिनट की वॉक आप उसमें कर कर आएँ। अच्छा। ये रिकमेंडेशन है, आप 40 मिनट्स, 45 मिनट्स की एटलीस्ट 30 मिनट्स तो आप करें ही करें। हफ्ते में 5 दिन तो एटलीस्ट आपने करनी ही करनी है ये वॉक। तो आप वॉक का एहतमाम बिल्कुल रखें। अच्छा, अफ्तारी के अंदर एतदाल से आप चीज़ों का वो करें, तली हुई चीज़ें, ये समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, ये बाहर की हलवा पूरी वगैरह, ये चीज़ों को अवॉइड करें आप। बिल्कुल सादा खाना जो हमारे घर का होता है, वो नॉर्मल आप खा सकते हैं। अच्छा। जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक है, देखिए खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती हैं इसमें और साथ में कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी दी हुई होती हैं। तो ब्लड प्रेशर की दवाइयों का ऐसा होता है कि जैसे आप उसको सहरी से हटा के अफ्तार के ऊपर ले जाएँ, ताकि क्योंकि पूरा दिन का रोज़ा होता है तो ब्लड प्रेशर कम होने का ज़्यादा वो खतरा होता है कि ऐसा ना हो कि एकदम ब्लड प्रेशर गिर जाए, तो आप अफ्तारी पे ले जाएँ। अच्छा। अच्छा, कुछ मरीज़ों को हमने ऐसी भी दवाइयाँ दी होती हैं जिनका ये होता है कि वो पेशाब बनाने की दवाइयाँ होती हैं, जो पेशाब को ज़्यादा निकलवाती हैं जिस्म से, तो वो भी अफ्तारी पे ले जाएँ। ताकि अच्छा। पूरे दिन की अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको इसमें ये हो कि पानी की कमी ना हो जिस्म में। अच्छा। अच्छा, खून पतला करने की दवाई आप अपने टाइम पे लेते रहें, कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो रात की होती है वो भी आप अपने टाइम पे लेते रहें। अच्छा। बाकी जो ये दवाइयाँ थोड़ी ब्लड प्रेशर की दवाई और ये जो पेशाब बनाने की दवाइयाँ या दिल की धड़कन की दवाई हैं, इनको आप अफ्तार के ऊपर ले जाएँ। अगर आप ये एहतियाती तदाबीर कर लेते हैं और वॉक का भी एहतमाम करते हैं, अफ्तार में भी ख्याल रखते हैं, तो आप बिल्कुल सारा ये आप रोज़ा भी रख सकते हैं और सारी चीज़ अपनी लाइफ़स्टाइल कंटिन्यू रख सकते हैं। अच्छा, चलें अच्छी बात है, मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि वो हाइपरटेंशन के साथ और ये एंजियोप्लास्टी के साथ जिनकी रिसेंटली हुई है, वो भी रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि प्रिवेंशन के ऊपर थोड़ी बात करते हैं कि अगर हार्ट अटैक किसी की फैमिली में हिस्ट्री है या किसी को ये रिस्क फैक्टर है कि ओबेसिटी वगैरह है, तो अब इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है? वो ऐसी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन ऐसी क्या कर सकते हैं या डाइट वगैरह में वो ऐसी कौन-सी चीज़ यूज़ करें कि उनका रिस्क रिड्यूस हो जाए? अच्छा, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है प्रिवेंशन के हवाले से, जो कि बिल्कुल हमारे यहाँ प्रिवेंशन तो है ही नहीं। हम लोग ज़्यादा फ़ोकस इलाज पे करते हैं कि बस इलाज हो जाए और बाकी प्रिवेंशन का तो हमें फ़िक्र ही नहीं होती है ना। जी, बिल्कुल। अच्छा, प्रिवेंशन का ताल्लुक देखिए इन चीज़ों से है कि हमें अपनी सबसे पहले लाइफ़स्टाइल अच्छी करनी होगी। लाइफ़स्टाइल से मुराद ये, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि देखें वॉक ज़रूरी है, रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेड है, वॉक आपने करनी है, तो वॉक का हमारा बिल्कुल नेग्लेक्टेड है, लाइफ़ में वॉक हमारी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, दूसरा फिर ये कि हर चीज़ डिपेंडेंसी है, अगर हमें ज़रा-सा भी कहीं जाना है, ज़रा-सा किसी दुकान पे जाना है, तो हमने फ़ौरन बाइक पे ही जाना है या गाड़ी पे जाना है। गाड़ी वाला फिर भी चले गाड़ी कहीं खड़ी करके उतर कर आएगा, बाइक वाला तो बाइक से लटक कर ही दूध वाले को आवाज़ लगाता है कि भाई मुझे ये चीज़ दे दो। जी, जी। तो ये एक ये फैक्टर है। अच्छा, दूसरा बढ़ता वेट है। बढ़ता वेट बहुत खतरनाक चीज़ है, अगर जैसे-जैसे हमारा वज़न बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और फिर दिल के मर्ज़ भी बढ़ते हैं। वज़न के हवाले से तो ये है कि अगर आप किसी का वेट अगर ज़्यादा है और वो 10 किलो अपना वज़न कम कर लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अपना 10 किलो वज़न कम करा, तो 10 mmHg यानी 10 उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर का जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, 10 mm तो वो ऐसे ही गिर जाएगा। अच्छा। तो अगर किसी का 140 मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर आ रहा है और उसने अपना वज़न 10 किलो गिरा लिया, तो वो 140 से 130 पे वैसे ही आ जाएगा। अच्छा। तो ये कितनी अच्छी बात है, ये हमें पता ही नहीं है, हम बस दवाइयों पे फ़ोकस रखते हैं कि 1 गोली से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, वज़न हमारा उतना ही चलता रहे, लाइफ़स्टाइल वही रहे। तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर नमक, आप घर का साफ-सुथरा खाना खाएँ, उसमें जितना नमक इस्तेमाल होता है उतना लें। मगर इसके ऊपर से एक्स्ट्रा एडेड सॉल्ट डालना, अंडा है तो उसके ऊपर छिड़क के डाल देना या खाना है तो उसके ऊपर छिड़क के डालना, ये नहीं। कोई शरबत पी रहे हैं तो उसके ऊपर काला नमक डाल देना, ये नहीं। तो एक्स्ट्रा नमक अपनी लाइफ़ से आप हटा दें। अच्छा, दूसरा फिर ये कि बाहर के खाने, अब हमारी अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क या हमारे शहर के अंदर, खास तौर से तो कराची में ही, सिर्फ घूमने फिरने का यही है कि हम गए, शॉपिंग मॉल चले गए, वहाँ हमने फूड कोर्ट में कुछ अच्छा खा पी लिया और हम वापसी घूम फिर कर आ गए। बस ये एक्टिविटी है, कोई पार्क नहीं है हमारी, कोई और फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है।
तो ये चीज़ एक बड़ी वो है कि बस खाना पीना ही है हमारी, बर्गर है तो अब वो इतने बड़े से बड़े बर्गर होते चले आ रहे हैं, जो पुराने दौर में इतने से थे वो अब इतना बड़ा है, फ्रेंच फ्राइज़ का डब्बा इतना बड़ा हो गया है, पेप्सी तो अब वो 250 ml रही नहीं है, वो 500 ml पे चली गई है। जी। तो इसी वजह से शुगर भी ज़्यादा है, इसी वजह से ब्लड प्रेशर भी और अल्टीमेटली ये कि दिल के मर्ज़ भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो लाइफ़स्टाइल के हवाले से यही सब चीज़ें हैं कि बाहर का खाना कम से कम रखें, ख़ास तौर से ये जो तली हुई चीज़ें होती हैं, फ़ास्ट फूड आइटम होते हैं, ये समोसे, पकौड़े, जी। हलवा पूरियाँ, ये सब चीज़ें, बाहर की नारियाँ खाने, सारे जितने भी आप देख रही हैं, ये सब जी। चीज़ों से आप परहेज़ कर रखें। महीने में 1 आध दफ़ा खाएँ, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, लेकिन हर हफ्ते खाना ये बिल्कुल गलत है। स्मोकिंग सबसे बड़ी गलत चीज़ है पाकिस्तान में, ख़ास तौर से नौजवान नस्ल में, कराची के अंदर तो मैं देख रहा हूँ कि स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा ही कोई रुझान हो गया है कि मतलब अफ्तार खुलता नहीं, लोगों को अफ्तार से पहले सिगरेट पीनी होती है और शहरी में रोज़ा रखने से पहले सिगरेट चाहिए होती है। आप ज़रा बाहर निकल के देखें, पान वालों के पास रश लगा पड़ा हुआ होता है, लाइन लगी हुई होती है कि सिगरेट मिल जाए किसी तरह। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्मोकिंग जो है हमारी है। तो यही कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनसे करके हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। अच्छा, एक बोनस क्वेश्चन मैं देखने वालों के लिए करना चाहूँगी कि जैसे आपने खुद बताया कि यंग जनरेशन में काफ़ी कॉमन हो गया है हार्ट अटैक और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह। अगर किसी इंसान को अब ये हो गई है, यंग एज है और वो जिमिंग के काफ़ी शौकीन होते हैं, आपने देखा होगा आजकल अफराद, तो अगर ऐसा कोई मसला है तो क्या एंजियोप्लास्टी अगर हो गई या दिल का कोई मसला डायग्नोज हुआ है, तो क्या वो इसके साथ जिम वगैरह कर सकते हैं अगर स्टेबल हों, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी मरीज़ हमसे जब अस्पताल में डिस्चार्ज होते हैं आफ्टर एंजियोप्लास्टी तो वो ये सवाल हमसे कर रहे होते हैं कि क्या मैं बॉडी बिल्डिंग जाके कर सकता हूँ? तो देखिए इसमें सबसे अच्छा ये है कि आप बॉडी बिल्डिंग को फोकस नहीं करें। अच्छा, आप जो है कार्डियोवैस्कुलर करें। कार्डियोवैस्कुलर से मुराद आप ट्रेडमिल कर सकते हैं अपनी, अच्छा। आप डेली जो वॉक एक्टिविटी है आप वो कर सकते हैं, मगर एक्स्ट्रा मसल्स बनाने के लिए वो आप वेट लिफ्टिंग करना या एक्स्ट्रा वो करना तो बेहतर है कि उसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि उससे जो है अच्छा। दिल की धड़कन भी बेकाबू होने के चांस होते हैं और ये कि जो दिल के ऊपर दबाव है वो भी ज़्यादा पड़ता है। बेहतर है कार्डियोवैस्कुलर करें, ट्रेडमिल करें, जो रिकमेंडेशंस हैं इसकी वो करें तो बेहतर है। अच्छा, डॉक्टर वासिक आपका बहुत शुक्रिया, मीडिया फोकस की जानिब से आपको शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अपने इतनी कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला। उम्मीद करते हैं नाज़रीन को काफ़ी सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम से समझ आई होंगी और कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं, आज के टॉपिक पे कोई बात करना चाहते हैं, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो स्क्रीन पे चल रही हैं उनसे राब्ता कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे और मीडिया फोकस की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।